हमें गिफ्ट रिसीव होता है तो खुशी तो हमें बहुत होती है, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि गिफ्ट पे भी हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को? तो जी हाँ, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमें गिफ्ट रिसीव होता है उस पे हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा या फिर एग्जाम्प्ट है। अगर पे करना पड़ेगा तो किस रेट पे टैक्स पे करना पड़ेगा, प्लस अगर एग्जाम्प्ट है तो कितने अमाउंट पे एग्जाम्प्ट है, क्या कोई अमाउंट दे रखा है कि इसके अभाव हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो सारा का सारा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस की, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। गिफ्ट की डेफिनेशन एज पर इनकम टैक्स को समझने से पहले हम इसके बारे में बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं कि अप्रैल 1958 में गवर्नमेंट ने एक नया लॉ इंट्रोड्यूस किया था गिफ्ट टैक्स एक्ट के नाम पे, जिसमें आपको गिफ्ट पे टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन कुछ टाइम बाद 1998 में गवर्नमेंट ने इस टैक्स को एबॉलिश कर दिया और अब गिफ्ट पे कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता। लेकिन 2004 में गवर्नमेंट ने एक नई फॉर्म में गिफ्ट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया इनकम टैक्स में। तो अब हमें इनकम टैक्स में गिफ्ट पे जो है वो टैक्स पे करना पड़ता है। तो अब समझते हैं हम डेफिनेशन क्या है गिफ्ट के एज पर इनकम टैक्स। गिफ्ट इंक्लूड एनी सम ऑफ मनी, या तो वो कैश में हो या फिर वो चेक में हो या फिर ड्राफ्ट में हो, बैंक ट्रांसफर हो, आरटीजीएस हो, आईएमपीएस हो, तो वो सारा हमारा गिफ्ट में इंक्लूड होता है। मूवेबल हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी इंक्लूड लैंड एंड बिल्डिंग, शेयर्स एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है, डिबेंचर, बॉन्ड एक्सेट्रा, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, drawings, paintings, sculptures, any work of art, bullions, gold and silver in their purest form। और ये चीजें हमें मिली हो विदाउट कंसिडरेशन, मतलब इसके बदले हमने कुछ भी नहीं दिया हो, या फिर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में हमें रिसीव हुई हो, तो वो समझा जाता है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली कि हमें गिफ्ट मिला है। इन एडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब आपको किसी ने गिफ्ट में लैंड या बिल्डिंग दे दी, लेकिन वो लैंड एंड बिल्डिंग थी 50 लाख की, लेकिन उसके बदले आपने उसको दिए है सिर्फ 20 लाख रुपए, तो वो क्या कंसिडर होता है कि इन एडिक्वेट कंसिडरेशन आपको वो चीज मिली है, तो वो भी आपका गिफ्ट का ही पार्ट होती है। और विदाउट कंसिडरेशन मतलब आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी तो ले ली, लेकिन उसके बाद कुछ भी कंसिडरेशन नहीं पे की, तो उस केस में उसको हम विदाउट कंसिडरेशन कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा गिफ्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट देखो, हमें क्या है, गिफ्ट दो टाइप से मिलते हैं, या तो हमें कोई ओकेजन हो ओकेजन्स पे मिलते हैं, या फिर हमें अदर देन ओकेजन ऐसे ही जनरली हमें किसी से गिफ्ट रिसीव होते हैं। तो पर मैंने ओकेजन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। गिफ्ट रिसीव ऑन ओकेजन या तो मैरिज पे मिला हो, शादी पे मिला हो, या फिर अदर देन मैरिज। अब अदर देन मैरिज क्या मतलब कि बर्थडेज पे मिला हो, एनिवर्सरी पे मिला हो, या फिर कोई चाइल्ड बॉर्न हुआ उस पे मिला हो। तो सबसे पहला केस है ऑन मैरिज, शादी पे। नो टैक्स इज एप्लीकेबल वेदर रिसीव फ्रॉम रिलेटिव और नॉन रिलेटिव। अब रिलेटिव्स और नॉन रिलेटिव्स क्या है, देखो रिलेटिव्स की जो डेफिनेशन है वो इनकम टैक्स एक्ट में दी हुई है, तो वो आगे वाली स्लाइड्स में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली रिलेटिव्स किसे किया कहा जाता है और नॉन रिलेटिव्स की डेफिनेशन में कौन कौन कवर होता है। तो देखो, मैरिज पे आपको चाहे किसी से भी कितना भी अमाउंट का गिफ्ट मिला हो, वो सारा का सारा आपका एग्जाम्प्ट है, उस पर 1 रुपया भी आपको टैक्स नहीं पे करना हो। चाहे आपको रिलेटिव से मिला हो, चाहे नॉन रिलेटिव से मिला हो, चाहे फ्रेंड से मिला हो, चाहे कुछ भी मिला हो, मतलब कितना भी अमाउंट का आपको गिफ्ट मिला हो, तो वो सारा का पे आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका अदर देन मैरिज, मतलब बर्थडे एनिवर्सरी पे। अगर आपको रिलेटिव से मिला है तो कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, रिलेटिव्स हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन रिलेटिव के डेफिनेशन में कवर होते हैं। और अगर आपको नॉन रिलेटिव से मिला है तो टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपने 50,000 उसको रिसीव किया है एक फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जैसे अप्रैल से स्टार्ट होकर मार्च में वो एंड होता है। जैसे अगर मैं 2023-24 में देखूं तो अप्रैल 2023 से हमारा ईयर स्टार्ट होता है और मार्च 24 पे हमारा जो ईयर है वो एंड होता है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में अगर आपको 50,000 के
50,000 तक के अमाउंट का गिफ्ट रिसीव होता है तो आपका वो जो है वो टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा रिसीव होता है तो उस केस में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो इस केस में भी अगर आपको रिलेटिव से मिला हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नॉन रिलेटिव से मिला हो तो नॉन रिलेटिव में आपको इनकम टैक्स क्या बोलता है कि आप 50,000 से ज्यादा टैक्स नहीं गिफ्ट नहीं ले सकते। अगर आप गिफ्ट लोगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, इफ रिसीव्ड हो 50,000, अगर 50,000 से ज्यादा मिलता है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, अगर आपको किसी फ्रेंड से 70,000 रुपए का गिफ्ट मिला है तो क्या इस केस में 50,000 तक तो एग्जाम्प्ट है तो हमें 20,000 पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पूरा का पूरा 70 के 70,000 पे जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक और हम एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, आपकी एक फ्रेंड थी रीटा, उन्होंने आपको 25,000 रुपीज का गिफ्ट दिया अप्रैल 23 को। एक आपकी फ्रेंड थी मीता, उसने आपको 10,000 रुपीज का गिफ्ट दिया है जून 2023 को। और एक आपका फ्रेंड है गौरव, उसने आपको गिफ्ट दिया है 25,000 का जनवरी 2024। तो क्या आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इस केस में? तो जी हाँ, बिल्कुल टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी लिमिट है वो 50,000 की लिमिट है। एक साल के बारे में बात कर रही है वो, पूरे साल में। और प्लस चाहे मतलब कितने भी पर्सन हो, हमें क्या करना है, इन सबको टोटल करना है इन सबका। मतलब डिफरेंट पर्सन से भी हमें रिसीव हो सकता है, लेकिन जो टोटल अमाउंट है सारे पर्सन को मिला के वो 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस केस में देखो 25,000 रीटा से मिला, मीता से 10,000 और गौरव से 25,000, तो टोटल हमें कितना मिला? 60,000 हमें रिसीव हुआ है एक साल में। तो किससे 50,000 से ज्यादा है तो इस केस में जो है हमें वो टैक्स पे करना पड़ेगा पूरे के पूरे 60,000 पे। तो यहाँ पर हमें टोटल करना है, एग्रीगेट करना है जितना भी हमें गिफ्ट रिसीव हुआ है। और इस ओकेजन्स का समझ आ गया होगा कि मैरिज के केस में आप किसी से भी लो, कितना भी अमाउंट लो, पूरा का पूरा आपका टैक्स फ्री है, टैक्स नहीं एप्लीकेबल होगा। और अगर आप मैरिज की बात अदर देन मैरिज करो तो मैंने आपको बता दिया रिलेटिव से टैक्स फ्री है, और अदर देन रिलेटिव से 50,000 की लिमिट दी हुई है एक साल। नेक्स्ट आता है, अगर कोई ओकेजन ना हो तब आपको गिफ्ट मिला हो। तो अगर आपको विल से मिला हो, या वे ऑफ इनहेरिटेंस से मिला हो, या फिर ऑन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ पेयर, या फिर किसी लोकल अथॉरिटी से मिला हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, मेडिकल इंस्टीट्यूशन से, या फिर किसी फंड से मिला हो, या फिर ट्रस्ट से, इंस्टीट्यूशन से मिला हो, तो उस केस में जो है वो आपका पूरा का पूरा टैक्स फ्री है, आपको टैक्स नहीं पे करना। ठीक है, किसी और केस में आपको जो है वो गिफ्ट रिसीव हुआ हो तो उस केस में क्या है, जो रिसीव अगर रिलेटिव से रिसीव होगा तो टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर नॉन रिलेटिव से रिसीव होगा तो उस केस में जो है वो टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल। वही सेम 50,000 तक एप्लीकेबल नहीं होगा टैक्स, लेकिन अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 50,000 से ज्यादा मिलेगा तो फुली की फुली टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि अगर ओकेजन्स पे मिलता है गिफ्ट तो उस केस में हमारी टैक्स एप्लीकेबिलिटी क्या है, और अगर अदर देन ओकेजन मिलता है तो हमारी टैक्स एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड डिस्कस करते हैं, रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आता है। तो एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअल मतलब कोई भी पर्सन। तो इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं कि इंडिविजुअली के जो फादर है वो रिलेटिव कहलाते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट। और फादर के रिलेशन में डिस्कस करते हैं, जो फादर के भाई है उनकी वाइफ, दैट मीन्स जो इंडिविजुअल के चाचा और चाची भी रिलेटिव है उसके। और फादर की सिस्टर एंड हर हस्बैंड मतलब इंडिविजुअल के बुआ और फूफा भी रिलेटिव के डेफिनेशन में कवर होते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी कि चाचा और चाची के जो बच्चे हैं दैट मीन्स रिलेटिव के कजन्स जो हो गए वो रिलेटिव के डेफिनेशन में कवर नहीं होते, और ना ही बुआ और फूफा जी के जो बच्चे हैं दैट मीन्स इंडिविजुअल के जो कजन्स है वो रिलेटिव के डेफिनेशन में कवर नहीं होते। देन इंडिविजुअल की जो मदर है, मम्मी है, वो भी रिलेटिव है उसकी। और मदर के जो भाई और भाभी है मतलब इंडिविजुअल के मामा और मामी भी रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर होते हैं। देन मौसा और मौसी भी, सिस्टर एंड हस्बैंड, मदर के सिस्टर और हस्बैंड मतलब मौसा और मौसी भी रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर होते हैं। देन सिस्टर, इंडिविजुअल की सिस्टर मतलब बहन भी कवर होती है, और बहन के हस्बैंड मतलब जिया जी भी कवर होते हैं। और देन उसका जो ब्रदर है इंडिविजुअल का वो भी कवर होता है रिलेटिव के डेफिनेशन में, और ब्रदर की वाइफ भी कवर होती है। देन बेटी भी कवर होती है और जमाई भी कवर होता है। देन
बेटा भी कवर होता है और बहू भी कवर होती है। ये सारे जो है रिलेटिव के डेफिनेशन में कवर होते हैं। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्पाउस। अगर एक इंडिविजुअल जो है हस्बैंड है तो उसकी जो स्पाउस हुई वो उसकी वाइफ हुई। अगर इंडिविजुअल एक वाइफ है तो उसका जो स्पाउस हुआ वो उसका हस्बैंड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो एक हस्बैंड है। दैट मीन्स जो उसकी स्पाउस होगी वो उसकी वाइफ होगी। देन वाइफ के कौन कौन से रिलेटिव्स को हम इंडिविजुअल का जो है वो रिलेटिव मानेंगे। तो देखो स्पाउस का जो मतलब वाइफ के जो भाई और भाभी, दैट मीन्स इंडिविजुअल के साला और सालज को हम जो है रिलेटिव मानेंगे। देन वाइफ के सिस्टर और उसके हस्बैंड, देन मतलब कि साली और साडू भाई को भी रिलेटिव मानेंगे। देन स्पाउस के मम्मी और पापा मतलब इंडिविजुअल के सास और ससुर भी रिलेटिव के डेफिनेशन में कवर होते हैं। देन स्पाउस के दादा और दादी, दैट मीन्स इंडिविजुअल के दादा ससुर और दादी सास भी रिलेटिव के डेफिनेशन में कवर होंगे। अब हम समझते हैं इंडिविजुअल अगर एक वाइफ है तो उस केस में जो स्पाउस होगा वो होगा हस्बैंड। तो अब देखते हैं हस्बैंड के जो भाई और भाभी है, दैट मीन्स एक वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वाइफ के जो जेठ और जेठानी है और देवर और देवरानी भी इन रिलेटिव के डेफिनेशन में कवर होते हैं। देन सिस्टर एंड हस्बैंड मतलब नंद और नंदोये भी इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नंद और नंदोये भी रिलेटिव के डेफिनेशन में कवर होंगे। देन फादर एंड मदर मतलब कि सास ससुर भी इंडिविजुअल के डेफिनेशन में कवर होंगे। और ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर मतलब कि दादी सास और दादा ससुर भी रिलेटिव के डेफिनेशन में कवर होंगे। तो होपफुली आपको ये स्पाउस के रिलेशन वाली चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। देन है इंडिविजुअल के दादा और दादी भी रिलेटिव के डेफिनेशन में कवर होते हैं। तो रिलेटिव डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है कि कौन कौन लोग रिलेटिव में कवर होते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली आप रिलेटिव से भी कितना भी अमाउंट जो है गिफ्ट वो रिसीव कर सकते हो और किसी भी ओकेजन पे कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। गवर्नमेंट इस पे कोई भी टैक्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं इम्पोज करता। गवर्नमेंट किस पे टैक्स की एप्लीकेबिलिटी इम्पोज करता है कि जब आप किसी नॉन रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव करते हो। अगर नॉन रिलेटिव के भी केस में अगर आप मैरिज पे कर रहे हो तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर आप मैरिज से अलग कर रहे हो या फिर मैंने जो आपको केसेस बताए हैं विल वगैरह उसमें आप कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई और केस में कर रहे हो जो कि आपके जो मैंने आपको विल वगैरह डिस्कस किया है उसमें नहीं आते, तो आपको क्या है कि अगर आप 50,000 से ज्यादा गिफ्ट रिसीव करते हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कस करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए तो मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगी इसके बारे में। क्लबिंग प्रोविजन, देखो अगर कोई पर्सन है उसने गिफ्ट दिया है या तो अपनी वाइफ को जो कि रिलेटिव के डेफिनेशन में कवर होती है, या फिर अपने माइनर चाइल्ड मतलब जिनकी एज जो है वो 18 ईयर से कम है, चाइल्ड सन भी हो सकता है डॉटर भी हो सकती है, या फिर अपनी डॉटर इन लॉ को उन्होंने कोई गिफ्ट दिया है तो उस पे जो है वो क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। क्लबिंग प्रोविजन क्या होता है कि अगर इस पर्सन ने इनको गिफ्ट दिया और इन पर्सन्स ने जो है उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो इन्वेस्ट करके इनको जो इनकम रिसीव होती है उस इनकम पे जो है वो टैक्स किसको पे करना पड़ता है, इस पर्सन को पे करना पड़ता है जिन्होंने गिफ्ट किया था। एक एग्जांपल के साथ समझ के और अच्छे से क्लैरिटी ले आते हैं। एक मोहन है, उसने अपनी वाइफ को 5 लाख रुपए गिफ्ट किए और उसकी वाइफ ने क्या किया, 5 लाख रुपए या तो एफडी खुलवा ली या फिर शेयर्स बॉन्ड्स कुछ खरीद लिए। तो एफडी से उसको इंटरेस्ट मिल गया 50,000 रुपए का। तो ये जो 50,000 रुपए का इंटरेस्ट है ये किसकी इनकम में ऐड होगा और किसको टैक्स पे करना पड़ेगा, मोहन को टैक्स पे करना पड़ेगा इस केस में। क्लियर। और अगर 50,000 उसने कहीं आगे और इन्वेस्ट कर दिया, उस पर आपकी 5,000 की इनकम हुई तो उस केस में इस पे जो टैक्स पे करेगी वो वाइफ करेगी। क्लबिंग प्रोविजंस है इनकम टैक्स एक्ट के कि अगर आप अपनी वाइफ को या फिर माइनर चाइल्ड में डॉटर और सन दोनों ही आएगा, माइनर मतलब जिसकी एज 18 ईयर से कम है। लेकिन अगर आप इस केस में अगर आपने अपने मेजर चाइल्ड मतलब मेजर सन को
18 ईयर अबव जिसकी एज है उसको ट्रांसफर किए होते, तो जो 50,000 है वो सन की ही इनकम में कैलकुलेट होकर टैक्स पे करना पड़ेगा सन को ही, उसमें मोहन को टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो आप ये भी आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, कभी आप वाइफ को, माइनर चाइल्ड को या फिर डॉटर इन लॉ को कुछ भी गिफ्ट करो और वो आगे उसकी इन्वेस्टमेंट कर दे, तो उस केस में जो भी उसकी इनकम रिसीव होगी वो आपकी ही इनकम में टैक्सेबल होगी और उस पर आपको ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो होपफुली आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक गिफ्ट का समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी जरूर रिजॉल्व करूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू।